हेलो दोस्तों, एनसी एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेस ऑफलाइन जो क्लासेस थी वो नहीं चल पाई हैं। इसी वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो आपकी स्टडी है वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहे जैसे अभी तक चलती आई है। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे मोस्टली जो चैनल्स हैं उनमें कोई भी कोर्स कंप्लीटली नहीं दिया गया है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। मैं आपको कंप्लीट कोर्स करके दूंगा, बट उसके लिए मुझे आपका चाहिए साथ। मैं आज आपको एक वीडियो क्लिप बना के दे रहा हूं, अगर आपका साथ मिला तो आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी और आपको पूरा टॉपिक विधिवत जीरो टू हीरो वाली जो फॉर्म होती है वो आपको मिलेगी एकदम से, मतलब बिल्कुल नॉर्मल से आपको एक हाई लेवल तक दे के जाऊँगा। अभी तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा सहयोग किया तो मैं आपके लिए मैथ्स की, जीएस की, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है आपकी सारी की सारी क्लास लेके आऊँगा। ठीक, हम लोग पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, और हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे क्या? व्याकरण। आप सभी लोगों को पता होगा जो हिंदी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं साहित्य। तो साहित्य की क्लास चलेगी बाद में, पहले हम लोग फोकस करेंगे किस पे? व्याकरण पे। अब बात आती है, व्याकरण तो पढ़ने जा रहे हैं भाई, लेकिन व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण का मतलब होता है जो हम लोग भाषा बोलते हैं, अगर इसी भाषा को हम लोग शुद्ध रूप में बोलें, शुद्ध रूप का जो हमारा जो उच्चारण होता है, किसी भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण अगर करते हैं, शुद्ध रूप में हम उसका लेखन करते हैं और शुद्ध रूप में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यही हमारा कहलाता है क्या? व्याकरण। ठीक, और जो ये व्याकरण है, इस व्याकरण को कुल 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो हमारा होता है वो होता है वर्ड विचार, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा शब्द विचार, और जो तीसरा पार्ट होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा होता है वाक्य विचार। आप अलग अलग बुक उठाओगे और अलग अलग बुक में जो आपका कंटेंट दे रखा होगा स्टार्टिंग में वो कुछ ना कुछ दे रखा होगा, लेकिन आपकी जो पूरी व्याकरण है, आप जो भी चीज पढ़ते हो वो सारी की सारी चीजें इन 3 चीजों के अंतर्गत आपकी आ जाती हैं। बाकी साहित्य अलग है, उसकी बात अलग करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, फिलहाल व्याकरण के पहली जो आपको नोट करने वाली बात है कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा? वर्ड, दूसरा कौन सा? शब्द, और तीसरा कौन सा? वाक्य। अब बात आती है कि जो व्याकरण होता है, व्याकरण का जो अंग होता है या जो इसकी इकाई होती है, वो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड, उससे बड़ी होती है शब्द, और जो व्याकरण की, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई होती है, जो सबसे बड़ा भाग होता है वो आपका होता है क्या? वाक्य। ठीक, आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो आपको अच्छे से पता लग गया है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, सबसे छोटा वर्ड और सबसे बड़ा जो है वो हो गया आपका वाक्य। अब इसी के अंतर्गत, इस व्याकरण के अंतर्गत हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्णमाला। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्णमाला। और ये वर्णमाला जो टॉपिक आपका आता है, ये आपका भाषा एवं वर्ड विचार के अंतर्गत आता है। तो पहले हम लोग जो हमारे नोइंग पॉइंट्स हैं, जो हमारे जानने वाले तथ्य हैं, उनको जानेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, छोटा पढ़ लिया, मध्यम पढ़ लिया और हमने बड़ा पढ़ लिया है। अब यहां पर कुछ एक पॉइंट्स निकल के आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाषा का या वर्णमाला का जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो वर्णमाला की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी होती है कौन सी? इसमें आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये कैसे रिलेट होते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया एक वर्ड, दूसरा मैंने आपको बताया क्या? शब्द, और तीसरा मैंने आपको बताया क्या? वाक्य। ये मैंने 3 चीजें अभी आपको बताई हैं। तो जो ये वाक्य है, इस वाक्य का जो निर्माण होता है वो शब्द से होता है, और जो शब्द का निर्माण होता है वो किससे होता है? वर्ड से होता है। और जो वर्ड कहाँ से आता है? ठीक है, वर्ड आपका ये आता है, ये कहाँ से आता है? ध्वनि से। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है मौखिक रूप से,
भाई मैं अभी बोल रहा हूं आपको, पढ़ा रहा हूं, तो मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, जो आवाज आ रही है वही हमारी क्या है, ध्वनि है। तो मैं आपको क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाषा की मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो आपकी क्या होती है, ध्वनि। ये कैसी होती है, मौखिक। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। अगर इसी को मैं लिख दूं, जैसे मैंने आपको एक वर्ड, पहले मैंने बोला क, ये मेरा उच्चरित या मौखिक रूप है, तो जो मौखिक रूप होता है वही क्या होती है, ध्वनि। अब मैंने इसको लिखित रूप दर्शा दिया यहां पर, तो जब भी हम लोग ध्वनि जो होती है और जो ध्वनि का लिखित रूप आ जाता है, इस ध्वनि के लिखित रूप को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ड बोलते हैं। अब आपके दो क्वेश्चन बने हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, आपका आंसर क्या आएगा, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, आपका आंसर क्या आएगा, वर्ड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इन्हीं दोनों को मिला के। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, इस बार ना मैंने आपसे मौखिक वर्ड बोला है और ना ही मैंने आपसे यहां पर लिखित का प्रयोग किया है। मैंने आपसे बस इतना पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, ध्वनि। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या जो अंग होता है वो होता है क्या, वर्ड। अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे होता है, तो अभी मैंने आपको इतनी बार बताया कि जो हमारा व्याकरण होता है, व्याकरण के तीन अंग होते हैं, एक होता है वर्ड, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। और इन तीनों में सबसे बड़ा होता है वाक्य और जो सबसे छोटा अंग होता है वो कौन सा, वर्ड। तो यहां से आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो या इसका जो अंग होता है वो क्या होता है, वर्ड होता है। एक चीज और पूछी जाती है, एक पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर। फिर से हम लोग देखो इसको समझते हैं, रटनी नहीं है कोई भी चीज, हमें समझनी है कि ये कैसे, जो भी वर्ड आ रहा है वो कैसे आ रहा है। आप देखो मैंने आपको तीन चीजें बताई, वर्ड बताया, शब्द बताया, वाक्य बताया। अब मैंने यहां पर आपसे पूछा है कि अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है। तो आपको अच्छे से पता है कि वर्ड का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है, ठीक है। जो अर्थ होता है वो एक होता है शब्द का और दूसरा अर्थ जो होता है वो किसका, वाक्य का। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि शब्द और वाक्य में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जो वाक्य होता है वो बड़ा होता है, जो शब्द होता है वो छोटा होता है, और जो सबसे छोटा क्या होता है वो होता है वर्ड। लेकिन वर्ड का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। यहीं पर मैं आपसे यही बोल सकता हूं कि इनमें जो सबसे बड़ा अंग होता है वाक्य में वो कौन सा होता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा वाक्य। भाई सब सीधी सी बात है, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। अब हम लोग बात करेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे हमने जान लिए, अब हम लोग बात करेंगे आगे वर्डमाला की। ये वर्डमाला के अंतर्गत ही चीजें आती हैं। तो अब बात आती है हमारी वर्डमाला की। अच्छा, वर्डमाला का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा माला। माला कब बनती है, चीजों को हम लोग बिखेर के डाल दें क्या माला बन जाएगी, नहीं। अगर हमें किसी की भी माला बनानी है, जिसकी भी बना रहे हैं, उन चीजों को सुव्यवस्थित करना होता है। इसी प्रकार हम लोग यहां माला किसकी बना रहे हैं, यहां माला हम लोग बना रहे हैं किसकी, वर्ड्स की। इसका मतलब क्या होता कि वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वर्डमाला कहा जाता है। अब बात यह आती है कि वर्डमाला जो है इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो वर्डमाला को मुख्य रूप से दो, और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि तीन। तो तीन में क्या आता है, पहला तो आपका होता है स्वर, और दूसरा आपका क्या होता है, व्यंजन, और तीसरे में जब किसी आपको बुक में देखने को मिलेगा वो आपको दे दिया जाता है अयोग बहा, लेकिन वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। मुख्य रूप से वर्डमाला के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो, पहला आपका होता है स्वर और दूसरा आपका होता है क्या, व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर। देखो स्वर जैसे हमारे जहन में आता है, हमने एक वर्ड हमारे अंदर आ जाता है क्या, स्वतंत्र, और जो व्यंजन जैसे ही आएगा वैसे ही आ जाएगा। भाई इसका उल्टा कर दो, यानी जो स्वतंत्र ना हो। अब ये स्वतंत्र का मतलब क्या है,
देखो जब भी हम लोग कुछ बोल रहे होते हैं तो हमारी जो प्राणवायु होती है, मतलब जो हमारे अंदर से, हमारे उदर से, हमारे पेट से होते हुए जो ये वायु निकलती है, जब इसे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है बोलते समय, तब वो होता है आपका क्या, स्वर। अवरोध का मतलब क्या हो गया, जब अवरोध उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो वो है वो कैसा हो गया, स्वतंत्र हो गया। इसका मतलब हम अगर सही से बुक्स लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सभी वर्ड जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, स्वर। और इसी के रिस्पेक्ट में यहां पर अगर व्यंजन की बात बोली जाए तो जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो भाई हमारा सबसे क्रियाशील भाग कौन सा है, हमारा मुख में सबसे क्रियाशील भाग है जीवा, जीभ, ठीक है। तो हम लोग जब बोल रहे होते हैं, उधर से वायु हमारे उधर से निकल के आ रही होती है, तो कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अवरोध उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि स्वतंत्र नहीं है ये वाली चीज। अब स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो सभी वर्ड जो किसी अन्य वर्ड या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें ही हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, क्या, व्यंजन। अब हम लोग बात करेंगे स्वर की, हम लोग बात करने वाले हैं स्वर की। अच्छा, स्वर, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है इसकी। हम लोग बात करेंगे जो स्वर होता है, ठीक है, वो टोटल होते कितने हैं, तो जो स्वरों की जो संख्या होती है वो मूल रूप से 11 होती है। लेकिन आपने कहीं कहीं 10 भी लिखा देखा है, लेकिन आपने कहीं कहीं ये भी लिखा देखा होगा। तो आज हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 होती है, 10 होती है या 13 होती है, और ये अलग अलग चीजें अलग अलग बुक में क्यों लिखी होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो स्वर होते हैं, ठीक है, हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ये आपका आ गया आ, ई, उ, री, ए, और ये ओ। अब हम लोग जब बचपन में हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं हम लोग क्या करते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, और उसके बाद आपने सुना होगा एक वर्ड और आ जाता है यहाँ पर, अंग और आहा। तो जब हम लोग काउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। पहली बात, ये जो 13 वर्ड है हम लोग इनको काउंट कर लेते हैं, बट इनको स्वर में काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को रखा जाता है किसमें, अयोग वहा के अंतर्गत रखा जाता है। अभी मैं आपको अयोग वहा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल बस इतना समझ लो कि मूल जो हमारे स्वर होते हैं, जो हमारे मूल स्वर होते हैं वो कुल मिला के होते हैं 13। कभी भी आपसे प्रश्न आए कि 11, कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं तो आपका आंसर 11 आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बात आती है कि 10 कहां से आ जाते हैं, तो 10 ऐसे आ जाते हैं, ये माना जाता है कि जो री है वो लेखन की दृष्टि से तो स्वर है, लेकिन उच्चारण करने की दृष्टि से ये व्यंजन में इंक्लूड किया जाता है। इसलिए अगर इसको हटा दिया जाएगा तो 11 में से 1 जाएगा, बचेंगे कितने, 10। इस हिसाब से जो हमारे स्वर है वो कितने हो जाते हैं, 10। लेकिन जो हिंदी में हम लोग कहीं कहीं लिखा देखते हैं कि 13 स्वर, तो 13 नहीं होते हैं। जो 13 स्वर होते हैं वो हमारे मूल व्याकरण में होते हैं। मूल व्याकरण का मतलब आप समझ रहे हो, संस्कृत में होते हैं। वहां पर क्या हो जाता है, जो एक री होती है, एक यहां पर ये वाली ऐसी करके एक बड़ी री आ जाती है और एक आपका री आ जाता है, मतलब 11 ये, 12 ये और 13 ये। तो अब आप समझ गए होंगे इनका कॉन्सेप्ट कि 11 10 और 13। अगर आपसे फाइनली अब समझ लो अच्छे से कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको एक फाइनल आंसर देना है, कितना, 11 आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल व्याकरण में स्वर की संख्या कितनी होती है, वहां पर स्वर को अच बोला जाता है। फिलहाल हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब वहां पर 13 होगा। अदरवाइज आपको आंसर जो टिक करना है वो कितना करना है, 11 पे टिक करना है। अब बात आती है कि जो हमारे स्वर होते हैं ये, इनके कितने प्रकार होते हैं। स्वरों के प्रकार पे बात अगर की जाए, स्वरों के प्रकार, तो पहली बात तो आप ये सुन लो कि इसके कोई निश्चित प्रकार नहीं होते हैं, इन्हें अलग अलग आधारों पर विभक्त किया गया है। जैसे जो पहला है वो होता है मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार।
अब ये सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक है। जैसे जो पहला होता है आपने अच्छे से नाम सुन रखा होगा ह्रस्व स्वर, जो दूसरा होता है वो आपका होता है दीर्घ स्वर, और जो तीसरा होता है वो आपका होता है प्लुत स्वर। देखो नाम से मतलब आपको दिखाई दे रहा है ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। हम लोग एक अलग नाम से बोल सकते हैं क्या? लघु। एक अलग नाम और हो जाएगा मूल। तो इनमें से कोई भी आपका नाम आ जाए आपको ध्यान रखना है यही। देखो पहली बात है ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ठीक है। यहाँ पर इसी को हम लोग लघु बोल देते हैं, मूल बोल देते हैं, और एक वर्ड आपका आ जाता है इसमें, एक नाम और आता है एक मात्रिक। चूंकि यहां पर देखिए एक मात्रिक का मतलब होता है एक मात्रा, इसी की वजह से यहां पर एक नाम दिया गया है कि स्वरों के प्रकार तो हैं लेकिन किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। जब ये छोटा है तो एक मात्रिक है, एक मात्रिक का मतलब इसमें मात्राएं कितनी आएंगी? एक मात्रा आएगी, ठीक है। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी वर्ड को उच्चारित कर रहे होते हैं तो उसमें हमें बहुत कम समय लगता है, और कितना समय लग रहा होता है? बस एक मात्रा का समय लग रहा होता है, ठीक। तो इसकी जो कुल संख्या होती है, मुख्य रूप से हमें जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि जो इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और जो चौथा आ जाता है वो क्या? री हो जाता है। आपको 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, मात्रा के आधार पर स्वरों के भाग कितने होते हैं? 3। पहला ह्रस्व, ह्रस्व का ही दूसरा जो नाम है वो क्या है? एक मात्रिक है, क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है, और इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसी प्रकार से बात आती है दीर्घ स्वर की, इसी को हम लोग गुरु भी बोलते हैं, जो दूसरा नाम है इसका। आप ये देखो कि दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसीलिए इसका जो नाम है, ठीक है, वो हम लोग बोल देते हैं क्या? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक, द्विमात्रिक क्यों पढ़ा है? क्योंकि इसको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा होता है, इसीलिए इसका नाम आ गया द्विमात्रिक, ठीक है। इसकी जो कुल संख्या होती है वो होती है कितनी? 7। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और उसके बाद आपके ये आ जाते हैं ए, ऐ, ओ, औ। अगर देखा जाए मुख्य रूप से जो दीर्घ स्वर होते हैं वो ये होते हैं, और बाकी के जो ये 4 जुड़े होते हैं ये होते हैं संयुक्त स्वर। इसके बारे में अभी हम लोग विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछ जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर आना चाहिए कितना? 7, और आपको ये याद होना चाहिए कि 7 कौन कौन से हैं। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है प्लुत स्वर। प्लुत का मतलब क्या होता है भाई? ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लग रहा था, दीर्घ स्वर में द्विमात्रा का समय लग रहा था, और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसीलिए इसका जो नाम रख दिया वो रख दिया क्या? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे जैसे हम लोग बोल देते हैं ओम। ध्यान आपको ये रखना है कि जो ये हिंदी में ये ऊ टाइप का बना होता है, जहां पर आपको ये दिखेगा आप समझ जाओगे कि वहां पर आपका जो स्वर होगा वो क्या? प्लुत स्वर होगा। और मोस्टली ये जो आपको वर्ड मिलते हैं ये जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जब पहले जो चीजें लिखी गई हैं उनमें प्लुत स्वर का ज्यादा यूज होता है, अदरवाइज धीरे धीरे इसका यूज खत्म होता जा रहा है। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। आगे का पार्ट अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप सभी लोगों ने सही से चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, तो हम लोग इसी से जो आगे वाला जो पार्ट है वो हम लोग इसमें अपलोड कर देंगे, और इसमें आपको कंप्लीट काम मिलेगा। आपको अभी तो स्वर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी आपका व्यंजन आना है, फिर इन दोनों का मिक्सचर आना है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, PDF, मतलब आपको हर एक चीज़ दूंगा, लेकिन पहले आपको मैं बता चुका हूँ क्या करना है। ओके, बाय बाय।